स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत देहरादून से। खबर लेते हैं। देहरादून मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। मीटिंग में रेल प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी जुड़ने वाले हैं। तो मेट्रो प्रोजेक्ट की मीटिंग पर आज चर्चा होने वाली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग लेंगे। मीटिंग का जो तय किया गया है समय, वो है सुबह 11:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी। मीटिंग में रेल प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी जुड़े रहेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर आज सीएम की बैठक होने वाली है। ये बैठक किस तरह से होगी, कौन कौन लोग इसके साथ जुड़ेंगे? क्या है जो डीपीआर तैयार हो चुकी है। खास तौर पर जो फर्स्ट फेज में वर्क होना है वो देहरादून में होना है, हरिद्वार और ऋषिकेश, इन 3 शहरों में प्रोजेक्ट शुरू किए जाने की तैयारी है। लेकिन अभी कब शुरू होगा, कब इसमें शिलान्यास होगा, इसका अभी इंतजार है। मेट्रो प्रोजेक्ट की बात है, जब सरकार 2017 में बनी थी तब से ये बात सामने आती रही है कि मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार होगा देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में। लेकिन 4 साल का वक्त सरकार को होने वाला है। अभी तक इसमें कोई ग्राउंड वर्क नहीं हो पाया। तमाम अधिकारियों ने, पिछले जो मुख्य सचिव थे उत्पल कुमार सिंह, उन्होंने विदेश का दौरा किया था। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, सभी लोगों ने देखा था कि फिजिबिलिटी कितनी है। तो फिजिबिलिटी के हिसाब से देहरादून में यह कहा गया था कि मेट्रो बड़ा प्रोजेक्ट वो तो नहीं हो सकता, लेकिन एलआरटी यानी जिसमें लो वेट सिस्टम के साथ शुरुआत हो सकती है और उस सिस्टम के तहत यहां पर शुरुआत होनी चाहिए। तो आज देखना होगा कि मुख्यमंत्री इसमें समीक्षा बैठक में क्या निर्देश देते हैं और क्या इन 3 शहरों में ये प्रोजेक्ट कब और कैसे शुरू होगा, ये देखना होगा नीलू। अभी बिल्कुल दीपांकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने भी कहा, 2017 में इस बात की चर्चा शुरू हुई थी कि मेट्रो को लेकर आया जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी देहरादून राजधानी है, वहां पर मेट्रो का निर्माण होगा। लेकिन अब 4 साल बीतने को है, अब कुछ समय ही सरकार को बचा है। अब वापस से विधानसभा चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। ऐसे में अब आनन फानन में इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं सरकार कर रही है, जिससे वो जनता के बीच जाकर बोले कि हाँ ठीक है, हमने ये सारी चीजें की हैं, इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। काम शुरू करना था तो पहले भी हो सकता था। खास अगर मेट्रो प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसको लेकर तमाम बातें रही। इसमें सबसे बात आई कि जितनी आबादी देहरादून शहर की लगभग 10 लाख से के आसपास की आबादी, इस तरह हरिद्वार में जिस तरीके से ट्रैफिक का कंजक्शन रहता है, ऋषिकेश में जिस तरह से भीड़ भाड़ रहती है, विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, तो क्या इन 3 शहरों में मेट्रो आ सकती है? तो जो मुख्य सचिव थे, पिछले मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, उनका एक मानना था कि 40,000 करोड़ रुपए का अगर हम प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इस प्रोजेक्ट की लागत कई वर्षों तक नहीं निकल पाएगी। इसलिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें ज्यादा खर्च भी ना आए और आसानी से आवाजाही हो सके। और इन्हीं बातों के बीच ये प्रोजेक्ट अभी तक झूलता रहा है और इसकी अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। तो आज की बैठक में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री एक डेडलाइन तय करेंगे कि फला तारीख से इसका शिलान्यास होगा और इस वर्क को एक तय सीमा में कब तक कंप्लीट किया जाएगा। नीलू बिल्कुल दीपांकर, तो अभी तक बातचीत चल रही है, लेकिन आज जो 11:30 बजे सचिवालय में मीटिंग होनी है वो काफी अहम मानी जा रही है मेट्रो को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से बात हम कर रहे थे, अब बात करते हैं हम उत्तराखंड में 2 आईएएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को उद्योग विभाग और खादी ग्रामोद्योग विभाग से हटा दिया गया है। मनीषा पवार को महिला एवं बाल विकास विभाग का चार्ज दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने लंबे समय से इसका चार्ज नहीं लिया और विभाग बिना सचिव के ही चल रहा था। और अब सरकार ने मनीषा पवार पर बड़ी कार्रवाई की है। दूसरी बड़ी कार्रवाई रुद्रप्रयाग की डीएम वंदना पर की गई है। वंदना को रुद्रप्रयाग के डीएम पद से हटा दिया गया है और अपर मुख्य सचिव कार्मिक संबद्ध कर दिया गया है। मीटिंग में शामिल नहीं होने पर वंदना पर एक्शन लिया गया। वंदना को कुछ ही महीने पहले रुद्रप्रयाग के डीएम की जिम्मेदारी दी गई थी। और राज्य का कर्मकार कल्याण बोर्ड की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। चर्चा 400 करोड़ की घपलेबाजी की हो रही है और कांग्रेस जीरो टॉलरेंस की सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कितने जरूरतमंदों का कल्याण किया, ये बात अभी साफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड के कारनामों की खबरें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीति भी गर्माती जा रही है।
कांग्रेस का कहना है कि कर्मकार बोर्ड के अंदरूनी तार कहां तक हैं और करोड़ों की घपलेबाजी का सच क्या है, सरकार को इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी से जांच करानी चाहिए। स्थिति इसलिए गंभीर है कि सरकार ने स्वतः ही कार्रवाई की है। मंत्री को जो है अध्यक्ष पद से हटा दिया, जो सचिव थी उनको भी हटा दिया, नया बोर्ड का गठन किया है। 403 करोड़ रुपए की जो है खरीदारी हुई है और जिस तरीके से उसमें बंदर बांट हुई है, तो सरकार को चाहिए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें चाहिए कि वो उसकी एसआईटी जांच कराए। कांग्रेस को कर्मकार बोर्ड के काम में घपले घोटाले की बू आ रही है, लेकिन सरकार को समझ नहीं आ रहा कि जांच की बात पर कहा क्या जाए। हालांकि 400 करोड़ के सामान का हिसाब किताब देने की बात सरकार के प्रवक्ता जरूर कह रहे हैं। इतना बांटा गया ये मेरी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन वो तो सारा हम ब्लैक एंड व्हाइट जो भी होगा हम आपके सामने रखेंगे उसको। इसके लिए अलग से बताएंगे कितना पैसा हुआ, क्या कैसे खर्च हुआ। एनएच घोटाले से लेकर स्कॉलरशिप घोटाले तक में सरकार ने घपलेबाजों को बख्शा नहीं। ऐसे में अब 400 करोड़ का सामान बांटने वाला कर्मकार बोर्ड सवालों में घिर गया है और कांग्रेस को लगता है कि इतनी बड़ी रकम का सच एसआईटी ही सामने ला सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और बीजेपी के विवादित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ये ऑडियो खानपुर से बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में विधायक चैंपियन कथित तौर पर एक एबीवीपी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, जिसमें गालियां और धमकी सुनाई दे रही है। मामला लक्सर क्षेत्र के एक कॉलेज से जुड़ा है। इसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता ने किसी फेसबुक पोस्ट पर कमेंट कर दिया था और इसी कमेंट से चैंपियन नाराज बताए जा रहे हैं और चैंपियन ने एबीवीपी कार्यकर्ता को धमकाया था। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। ये डिग्री कॉलेज का जो काम हुआ है जी, ये तुम्हारे 2 दिन में जाने से हो गया? नहीं सर, 14 दिन इसमें धरने पर बैठे थे सर। धरने में पूछने कौन आया तुम्हें? कोई नहीं सर। तो आपका भी धरने में बैठे कौन हो रहा, कौन करवा रहा है? मंत्री आया पूछने? नहीं सर, आपका भी संघर्ष काम आया इसमें। मेरा संघर्ष नहीं मैंने कराया है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हें पूछ कौन रहा है देहरादून में? विधानसभा तक में तो घुसने दे रहे थे। प्राची के फोन आए 3 बार मेरे पास, मैंने पास बनवाए और मंत्री चला भी गया था उठ के वहां से। जब तक एक एक पल का पता है मुझे जी। और नेपाल ढूंढेगा फेसबुक पे लिख रहा है वो, क्या यार तू उसको सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस वाले को? ये क्या तरीका है? अरे मैंने खुलवाया है, तुम्हारी औकात क्या है? वहां 2 दिन पहले तुम गए हो, हैं? निदेशालय से 2 दिन में ऑर्डर हो जाएंगे? नहीं सर। बेवकूफ, पूरी जांच होती है, फाइल ऊपर से नीचे तक चलते हैं, प्रशासन और शासन के तंत्र में जाती हैं। जी सर। परसों तुम लोग गए, हो गया 14 दिन बैठे हो। तुम्हें कोई वहां मंत्री को मैंने करवाया है, मंत्री से मिलकर के 360 फिरते हैं लक्सर कॉलेज जैसे वहां धरने बैठे हुए। जी। बेवकूफ कहीं के, क्या तुम सोच रहे तुमने करवा लिया ये? नहीं सर, आप नहीं करवाया। मंत्री के पास आना है 1 मिनट, कल ही आओ, तुम्हारी औकात बताता हूँ तुम्हें। और 9 नवंबर की तारीख पूरे प्रदेश के लिए खास होती है और इसी मौके को सरकार विकास की बात के साथ और खास बनाना चाहती है, वो भी ये कहते हुए कि ईमानदार मुख्यमंत्री, पारदर्शी विकास, इसके लिए गैरसैंण भी तैयार है। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत गैरसैंण में कई शिलान्यास करेंगे तो जनता को कुछ सौगात भी देंगे, लेकिन तैयारी सिर्फ इतनी नहीं है। राज्य स्थापना के प्रोग्राम से प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायकों को भी जोड़ा गया है। 9 नवंबर को जहां भी प्रोग्राम होंगे, चर्चा शिलान्यास से लेकर विकास की होगी और नाम मुख्यमंत्री का। जो पूरा हमारा बूंगीधार का एरिया है वहाँ तक हो गया, हमारा जो है अल्मोड़ा का आधा हिस्सा हो गया। इस पूरे का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बन गया है और उस दिन वहाँ विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी कई कामों के शिलान्यास भी करने वाले हैं। त्रिवेंद्र सरकार का दावा है कि 20 साल में जितना पारदर्शी विकास 2017 के बाद हुआ उतना कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस को सरकार के दावे चुनावी तैयारी लग रहे हैं। अब देखें क्या गैरसैंण 20 साल में बना पाए क्या? ये हमने किया है। 4 धाम की सड़क इनकी रुकी हुई थी वो हमने पूरी कराई है। रेलवे लाइन का काम, लैंड एक्विजिशन का काम हमने किया है। 3 मेडिकल कॉलेज हम लेकर आए हैं। तो ऐसे
बड़े काम हम लोगों ने किए हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है, विकास अवरुद्ध है। किस बात का शिलान्यास कर रहे हो, किस बात का उद्घाटन कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह आपके पास नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमने विकास। ये तो सिर्फ हाथी के दांत है, क्योंकि चुनाव की बेला नजदीक है, सिर पर है, इसीलिए अब जो है शिलान्यास और उद्घाटन की बात सरकार कर रही है। साफ है कि 9 नवंबर को त्रिवेंद्र सरकार का प्लान विकास की बात के साथ अपनी उपलब्धियां गिनवाने का है। वहीं आस ये कि 2022 में भी जनता इसी विकास पर फिर विश्वास करेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने जिला विकास प्राधिकरणों पर सवाल उठाए हैं। इंदिरा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि या तो बीजेपी सरकार प्राधिकरणों को खत्म कर दे, नहीं तो 2022 में सत्ता में आते ही कांग्रेस सबसे पहला काम यही करेगी। इंदिरा ने जिला विकास प्राधिकरणों को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्राधिकरण के कारण लोग मकान बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। आएगी तो हम सबसे पहले इन्हीं को खत्म करेंगे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता का हैरेसमेंट हो रहा है। सालों सालों से नक्शे नहीं पास होते, आखिर क्यों नहीं पास होते? नक्शा नहीं पास होता, कैसे बनाए आदमी? एक छज्जा बनाने के लिए भी उसे चक्कर लगाते लगाते वो दोहरा हो जाता है। ये विशुद्ध भ्रष्टाचार का अड्डा पाल रखा है और इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी को इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। और पौड़ी में 70 से 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पौड़ी, कोट, खिरसू और पाबो ब्लॉक में ये टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनके बाद सभी 5 ब्लॉक के इंटर कॉलेज अगले 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी MS रावत ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए। अभी 2 नवंबर को ही राज्य में स्कूल खुले थे, जिसके बाद अब एक साथ इतने सारे टीचर कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति है। और बात अब करते हैं कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 480 नए केस सामने आए हैं, जबकि 19 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। राज्य में भी एक्टिव केसों की संख्या अब 3600 है। राज्य में फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की जांच में देरी से हाईकोर्ट सख्त है। चीफ जस्टिस की बेंच ने नाराजगी जताते हुए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स गार्जियन वेलफेयर एसोसिएशन ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य में करीब 3500 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। अल्मोड़ा में गुरुवार को गेस्ट टीचरों की 244 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। जिले भर के स्कूलों में LT के पदों से शिक्षक की कमी को गेस्ट टीचर जो हैं वो पूरा कर रहे हैं। दूर दूर से अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला प्राधिकरण को लेकर आज शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें विधायकों की कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। जिला प्राधिकरण को लेकर 2 ऑप्शन पर विचार हो रहा है, जिसमें पहला, जिला प्राधिकरण सिस्टम को सरकार खत्म कर सकती है। दूसरा, नक्शे पास कराने की बाध्यता को खत्म किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कर सकते हैं। विलुप्ति के कगार पर पहुंचे पहाड़ के घराट भी आर्थिकी और स्वरोजगार के द्वार खोल सकते हैं। रुद्रप्रयाग के 11वीं के छात्र के कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। आधुनिकता की दौड़ ने पहाड़ की रीढ़ माने जाने वाले घराटों को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है। घराट अब बंद होकर खंडहर बन चुके हैं और घराटों का स्थान चक्कियों ने ले लिया है। लेकिन अब यही खंडहर बने घराट स्वरोजगार के लिए आशा की किरण बन रहे हैं।
रुद्रप्रयाग में 11वीं के छात्र अमित भट्ट ने 25 सालों से बंद पड़े अपने घराट को पुनर्जीवित कर अपने परिवार के लिए आर्थिकी के द्वार खोल दिए हैं। ये हमारा जो घराट था वो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इसे बनाते हैं। फिर मेरे चाचा जी ने और मैंने काफ़ी बुजुर्गों की सलाह लिया और फिर जाके इसे तैयार किया। अमित ने अपने घराट में पुरानी लकड़ी की टरबाइन की जगह लोहे की हल्की टरबाइन समेत कई नए उपकरणों को लगाया ताकि कम पानी में भी घराट चल सके। घराट बनने के बाद अमित का परिवार प्रतिदिन 80 किलो आटा पीस रहा है, जो बरसात में पानी बढ़ने पर बढ़कर 2.5 क्विंटल तक हो जाएगा, जिससे परिवार को अच्छी कमाई होगी। मैंने थोड़े से इसमें अलग टरबाइन जैसे लोहे का टरबाइन लगाया अलग से, और पहले तो लकड़ी का टरबाइन होता था, इसके कारण से थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ी है। और पाइप लगाया, पहले पंडाल होता था, पंडाल के द्वारा हमने पहले पानी आता था, अब हमने इस पर पाइप का यूज़ किया है और इसलिए 70-80 किलो पर डे के हिसाब से पीसता है। पहाड़ के घराट सर्दियों में कम पानी होने के कारण बंद हो जाते थे, लेकिन अमित ने अन्य लोगों को भी राह दिखाई है ताकि अब कम पानी में भी इसे साल भर चलाया जा सके। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रुद्रप्रयाग। और एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए शिवरात्रि समय में गिनती के श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहीं अब एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। यहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान मंदिर समिति द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन भी पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो आदमी के दर्शन ही दुर्लभ हो गए, कोई आया ही नहीं, लोकल गांव वाले तक नहीं आ पाए। लेकिन जुलाई के बाद लोकल है, जिसे यात्रा हम कह सकते हैं कि सुंदर यात्रा, लगभग 1,05,000 लोग अभी तक यहाँ पे आ गए हैं। मौसम बहुत सुंदर है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।